Hello everyone, I'm Kapil Bhardwaj, Geography faculty with Study IQ welcomes all of you to the platform of Study IQ. आज आपके साथ एक नया टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए ही नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम के में भी फॉर्मेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो क्या टॉपिक रहने वाला है? टॉपिक आपका रहेगा फ्रंट्स। तो आने वाले इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या फ्रंट एग्जैक्टली होते हैं, ऐसी क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनसे फ्रंट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के फ्रंट हमारे कौन से होते हैं। तो आपके साथ मैं लेके आया हूं एक और नई डिस्कशन, किस चीज के लिए? आपकी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बाय स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन। जो आपका टॉपिक है फ्रंट का, वो टॉपिक आपके चैप्टर 10 का पार्ट रहेगा और जो कि आपके पेज नंबर 117 के ऊपर होगा। तो प्लीज ओपन योर बुक, 117 पेज नंबर पे आप आएंगे और यहाँ देखेंगे फ्रंट फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं कि ये फ्रंट फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको एयर मास के साथ में डिस्कशन दिया था। एयर मास के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बताया था। तो आपका एयर मास क्या होता है? एयर मास एक लार्ज एयर पैकेट होता है जिसके अंदर की होमोजीनियस प्रॉपर्टीज होती है। होमोजीनियस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? प्रॉपर्टीज का होमोजीनियस होने का मतलब है कि थ्रू आउट द लार्ज एरिया प्रॉपर्टी इनवेरिएबल होती हैं। मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये सब कंडीशंस जो है आपकी सस्टेन रहेंगी, सेम रहेंगी। इसी को हम होमोजीनिटी बोलते हैं। अब आपके दो डिफरेंट नेचर के, दो कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर के एयर मास होंगे। एक आपका होगा कोल्ड एयर मास, दूसरा आपका होगा वार्म एयर मास। लेट्स से ये दोनों एयर मास एक दूसरे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दोनों ही एयर मास एक दूसरे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग एयर मास आपके हैं, इनकी जो इंट्रैक्टिव बाउंड्री होगी, आपकी इंट्रैक्टिव बाउंड्री कौन सी है कॉन्ट्रैक्टिंग एयर मास के साथ में? ये वाली बाउंड्री इंट्रैक्टिव बाउंड्री है और यही आपकी क्या कहलाती है? फ्रंट्स। डिपेंड ये करता है कि आपकी जो फ्रंट फॉर्मेशन हुई है, जो आपकी ये बाउंड्री है इंट्रैक्टिव बाउंड्री जिसको हम फ्रंट्स बोल रहे हैं, जो आपकी फ्रंट फॉर्मेशन हुई है, ये फ्रंट फॉर्मेशन किस मेथड से हुई है। मतलब आपकी जो मूवमेंट देखने को मिल रहा था कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास का, उस मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस फ्रंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। और जो फ्रंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसी के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रंट्स को डिवाइड करेंगे। एक सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है कि अगर फ्रंट फॉर्मेशन दो एयर मास के इंट्रैक्शन से ही फॉर्म होते हैं, तो फिर जब क्या होगा? जब कंप्लीटली एयर मास एक दूसरे में मिक्स हो चुके होंगे। क्योंकि आप यहां देख ही रहे हैं कि जो आपका जब इंट्रैक्शन शुरू हुआ तो फिर क्या हुआ? फ्रंट फॉर्मेशन हुई। ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग, जब फ्रंट फॉर्मेशन होती है तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। जब फ्रंट फॉर्मेशन शुरू होती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रंटोजेनेसिस आपका प्रोसेस कहलाता है। तो जब भी आपका फ्रंट फॉर्मेशन शुरू होता है तो प्रोसीजर कहलाएगा फ्रंटोजेनेसिस। अब दूसरी चीज, जब आपकी इंट्रैक्शन शुरू हुई तो फ्रंट फॉर्म हुए। अब क्या होगा? जब आपके एयर मास एक दूसरे में कंप्लीटली इंटरमिक्स हो चुके होंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर आपका फ्रंट जो है वो डिसिपेट करना शुरू कर देगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फिर उसको बोलेंगे फ्रंटोलाइसिस। उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रंटोलाइसिस। सो आपके पास दो प्रोसीजर हैं, वन इज फ्रंटोजेनेसिस जो कि होता है आपका फ्रंट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। दूसरा है आपके पास प्रोसेस जिसको मैं बोल रहा हूं फ्रंटोलाइसिस। फ्रंटोलाइसिस का मतलब क्या होगा? फ्रंटोलाइसिस का एसेंस क्या होगा? फ्रंटोलाइसिस का सिंपल मीनिंग क्या होगा कि जब आपके एयर मार्क्स इंटरमिक्स हो चुके हैं तो फ्रंट अपने एंड स्टेज की तरफ बढ़ता है जिसको हम फ्रंटोलाइसिस बोलते हैं। अब बात ये आती है कि जब मेरे फ्रंट फॉर्मेशन हो रही है तो फ्रंटोजेनेसिस और आपकी फ्रंटोलाइसिस हुआ। अब मैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रंट्स की आपके साथ बात करता हूं, जिसमें सबसे पहले मेरे पास फ्रंट आता है स्टेशनरी फ्रंट। तो स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है? कंडीशन क्या है? स्टेशनरी फ्रंट के बारे में हम बात करेंगे। स्टेशनरी फ्रंट क्या होगा? देखिए, स्टेशनरी फ्रंट तब फॉर्म होगा जब आपके दो कन्वर्जिंग अपोजिंग एयर मास, अपोजिट नेचर के एयर मास जो कि कन्वर्ज कर रहे थे, वो क्या हो जाते हैं? नियरली स्टेगनेंट होते हैं। मींस एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू
करना जो हुआ था मूवमेंट वो स्टॉप हो जाता है, मींस दे आर कन्वर्जिंग बट नाउ दे स्टॉप्ड, मींस फर्दर कन्वर्जेंस इज नॉट हैपनिंग। आगे जाके अब कन्वर्जेंस होना बंद हो चुका है। अब जब कन्वर्जेंस बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं ये क्या होगा, आपका फ्रंट फॉर्मेशन की कंडीशन होगी। लेकिन वो जो फ्रंट होगा वो स्टेशनरी फ्रंट कहलाएगा। जब आपका मोशन स्टैग्नेंट हो जाता है, स्टैग्नेंट मोशन, स्टैग्नेंट हो जाते हैं जब आपके एयर मास, उस केस में जो फॉर्मेशन होता है वो आपका स्टेशनरी फ्रंट की फॉर्मेशन होती है। अब देखो स्टेशनरी फ्रंट दैट आई कैन से मोर और लेस परमानेंट होते हैं। स्टेशनरी फ्रंट क्या रहेंगे, परमानेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि डिसिपेशन की स्टेज या फ्रंटोलाइसिस की स्टेज तभी आती है जब आपके एयर मास कंप्लीटली इंटरमिक्स हो चुके हों। बट यहाँ क्या है, यह तो सिनेरियो ये है कि कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास स्टैग्नेंट हो चुके हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं। अब मूव नहीं कर रहे हैं तो इंटरेक्टिव बाउंड्री के टाइम पे वो सिर्फ एक ही पोजीशन पे स्टैग्नेंट रहेंगे। इंटरेक्टिव बाउंड्री की पोजीशन पे वो एक ही प्लेस पे स्टैग्नेंट रहेंगे। दैट्स व्हाई मैं इसको क्या बोल दूंगा, स्टेशनरी फ्रंट बोल दूंगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो बाउंड्रीज हैं आपके एयर मास की, वो विदाउट इंटरवेनिंग इनटू ईच अदर दे आर placed at a certain fixed position. They are placed at certain fixed position जो कि आपकी बाउंड्री के ऊपर है, जो बाउंड्री एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रही है। चलिए दूसरा आपके पास जो फ्रंट आता है वो होता है वार्म फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट के बाद आपके पास आता है वार्म फ्रंट। अब बात ये आती है कि ये वार्म फ्रंट कैसे फॉर्म होता है। देखिए आपको पता है कि आप ये कंडीशन देखेंगे, वार्म फ्रंट है, वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास, ठीक है। यू हैव वार्म एयर मास, यू हैव द कोल्ड एयर मास। अब जब आपके पास वार्म और कोल्ड एयर मास हैं, एक दूसरे की तरफ कन्वर्जेंट मोशन में हैं, तो फिर क्या होगा, व्हेन दे विल कन्वर्ज विद ईच अदर देन यू कैन इजिली ऑब्जर्व, इवन आपको आइडिया भी है कि जो आपका वार्म एयर मास होता है वो कैसा है, लाइटर। वार्म एयर मास बीइंग लाइटर इन नेचर, वार्म एयर मास यूज्ड टू बी लाइटर इन नेचर। वार्म एयर मास क्या होता है आपका, लाइट होता है। आपके कोल्ड एयर मास के कंपैरिजन में वार्म एयर मास क्या रहेगा, लाइट रहेगा। अब जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के कंपैरिजन में लाइट होगा तो फिर क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या देखने को मिलेगा, वार्म एयर मास आपका अपलिफ्ट होगा। वार्म एयर मास का क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा। कोल्ड एयर मास क्या करेगा, सबसाइड करेगा। तो ये कंडीशन आपकी यहां देखने को मिलेगी। जब भी आप वार्म एयर मास की बात करोगे तो वार्म एयर मास अपलिफ्ट करेगा और आपका जोन जो कन्वर्जेंस जोन है उसमें वार्म एयर मास अपलिफ्ट होगा और कोल्ड एयर मास क्या करेगा, सबसाइड करेगा। तो ये कंडीशन आपको यहां पे देखने को मिलती है जो क्या कहलाएगी, आपका वार्म फ्रंट की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, वार्म फ्रंट की फॉर्मेशन करेगी। अब ये जो एयर मास का फॉर्मेशन हुआ, ये जो कन्वर्जेंस हुआ, इससे जो वार्म फ्रंट बना है, इससे क्या होता है, आपका टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर जो है आपका इन्वर्जन की कंडीशन जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। कैसे मिलेगी, क्योंकि आपको पता है अब ग्राउंड पे तो हैवी मास रहेगा जो कि कोल्ड एयर मास है, आपके अपर एयर के अंदर कौन सा, लाइटर एयर मास जाएगा जो कि वार्म एयर मास है। अब अपर पार्ट में आपका लाइटर एयर मास है, लोअर पार्ट पे आपका कोल्डर एयर मास है। सो व्हेन आई विल इंक्रीज द एल्टीट्यूड, तो फिर क्या होगा, एल्टीट्यूड इंक्रीज करने के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस करना शुरू कर देगा। एल्टीट्यूड इंक्रीज होने के साथ साथ टेम्परेचर रिड्यूस करेगा, और आपका टेम्परेचर अगर रिड्यूस होता है तो ये तो नॉर्मल कंडीशन हुई। बट इस केस में क्या होगा, आपका कोल्डर एयर मास के बाद आप एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे और आप कहां पहुंचेंगे, वार्म एयर मास पे, क्योंकि वार्म एयर मास अपलिफ्ट हो चुका है। तो अब एल्टीट्यूड के साथ क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वो यही कंडीशन टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन हो। यही कंडीशन क्या कहलाएगी, टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन कहलाएगी। तो इट इज क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आपका जब भी वार्म फ्रंट की फॉर्मेशन होती है तो आपका टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है, राइट। टेम्परेचर इन्वर्जन यहां पे देखने को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपका वार्म फ्रंट का जो आपका स्लोप है वो काफी जेंटल होता है। वार्म फ्रंट का जो स्लोप है वो काफी जेंटल होता है। काफी जेंटल किस लिए होगा, क्योंकि वार्म एयर मास अपलिफ्ट हो रहा है और अपलिफ्टमेंट बहुत ही ग्रेजुअल नेचर में होता है। अपलिफ्टमेंट जो है वो बहुत ही ग्रेजुअल नेचर में होता है, इसलिए स्लोप क्या रहेगा, जेंटल रहेगा। अब देखो आप अपनी बुक को ओपन करेंगे, पेज नंबर 118 निकालेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक बहुत अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है। किसके लिए डायग्राम है ये डायग्राम आपका स्टेशनरी फ्रंट के लिए दिखाया हुआ है, जिसमें वार्म और एयर मास और कोल्ड एयर मास एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स ना होके क्या हो चुके हैं, स्टेगनेंट हो चुके हैं, और आपकी क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, स्टेशनरी फ्रंट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आप ये डायग्राम जो है आसानी से देख सकते हैं। यू विल फाउंड कि आपका डायग्राम जो है काफी अच्छा देखने को मिलेगा, राइट। अब सवाल आता है
कोल्ड फ्रंट का। नेक्स्ट टाइप जो आपके पास वार्म फ्रंट के बाद आती है वो क्या होती है? कोल्ड फ्रंट। अब बात आती है कि ये कोल्ड फ्रंट कैसे फॉर्म होगा। कोल्ड फ्रंट कैसे फॉर्म होगा? तो देखिए, कोल्ड फ्रंट की कंडीशन में भी बात तो वही है कि आपका एक तो वार्म एयर मास है और दूसरा एयर मास कोल्ड एयर मास है, बट इस बार आपका कोल्ड एयर मास अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ? वार्म एयर मास की तरफ। वार्म एयर मास की तरफ आपका अप्रोच किसका देखने को मिल रहा है? कोल्ड एयर मास का अप्रोच देखने को मिल रहा है वार्म एयर मास की तरफ। अब जब अप्रोच करता है तो आप यहां फिर से डायग्राम देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जैसे जैसे ये कोल्ड एयर मास आगे बढ़ेगा वहीं वहीं से अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा। मतलब कोल्ड एयर मास की बाउंड्री पे आपका क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बाउंड्री पे क्लाउड फॉर्मेशन टेक प्लेस होगा। अब क्लाउड फॉर्मेशन कैसे हुआ है? क्लाउड फॉर्मेशन तो इस तरीके से हुआ क्योंकि कोल्ड एयर मास वार्म की तरफ एक्सटेंड कर रहा था। वार्म बीइंग लाइटर, वार्म एयर मास क्या होता चला गया? अपलिफ्टमेंट। लेकिन वार्म एयर मास का अपलिफ्टमेंट इस केस में सिर्फ बाउंड्री पे ही हुआ है, क्योंकि बाउंड्री ही आगे आगे अचीव कर रही थी, बाउंड्री ही आगे की तरफ अप्रोच कर रही थी। जब अप्रोचमेंट आपके कोल्ड एयर मास का देखने को मिला तो फिर आपके क्लाउड फॉर्मेशन हुई है, तभी आपकी क्लाउड फॉर्मेशन हुई है। तो इंपॉर्टेंट क्या है आपका? क्लाउड फॉर्मेशन एट द बाउंड्री ऑफ कोल्ड एयर मास ओनली। तो फिर क्या फॉर्म होगा? आपका कोल्ड फ्रंट फॉर्म होगा। फिर उस केस में क्या फॉर्मेशन होगी? कोल्ड फ्रंट की फॉर्मेशन आपकी होगी जब आपकी बाउंड्री के ऊपर इंटरेक्शन होता है और कोल्ड एयर मास आपका क्या करता है? डायरेक्टली अप्रोच करता है वार्म की तरफ और वार्म को क्या कर देता है? अपलिफ्ट कर देता है। वार्म एयर मास को क्या करेगा? अपलिफ्ट कर देगा। उस केस में आपका अप्रोचमेंट जो देखने को मिलेगा वो कोल्ड फ्रंट की डेवलपमेंट का होगा, राइट। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि वार्म एयर मास की बजाय अप्रोच कौन कर रहा है? कोल्ड एयर मास, इसलिए बाउंड्री पे ही अपलिफ्टमेंट होगा, क्लाउड फॉर्मेशन बाउंड्री पे ही होगी और कोल्ड फ्रंट फॉर्मेशन होगी। एक और टाइप आती है आपके फॉर्मेशन की, वो होता है ऑक्लूडेड फ्रंट। एक फ्रंट की फॉर्मेशन की एक और टाइप भी होती है और वो होती है आपकी ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट का क्या मतलब है? इसमें देखो ये कह सकते हैं अब की बार फ्रंट जो है वो जब फॉर्म हुआ है तो आपके डिफरेंट एयर मास के बीच में एक रेस लगी हुई थी। आपके डिफरेंट एयर मास के बीच में एक रेस लगी है और रेस में क्या होता है? जब आपका कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास से आगे निकल जाता है, जब आपका कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास से आगे निकल जाएगा। आप ये डायग्राम देखें, यहाँ पे ये जो आपकी कंडीशन है, ये जो डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, ये किसका है? आपका ये आपका ऑक्लूडेड फ्रंट का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है? आपका ये ऑक्लूडेड फ्रंट का डायग्राम है, जिसमें आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है कि ये आपका एक अंडरलाइंग सरफेस है। यहां जो एक एयर मास है वो है कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास। तो कैसा होगा? ये कोल्ड नेचर का होगा, राइट और नॉट? कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास कैसा होगा? ऑब्वियसली कोल्ड नेचर का होगा। दूसरी साइड पे आपके पास क्या है? कॉन्टिनेंटल पोलर के अंदर ही आपका मैरीटाइम पोलर है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल पोलर के बाद क्या है? मैरीटाइम पोलर। मैरीटाइम पोलर को मैं क्या बोल सकता हूं? वार्म एयर मास है, ठीक है। मैरीटाइम पोलर क्या होगा? वार्म एयर मास। तो इस साइड पे आपका ये जो डायग्राम है ये कॉन्टिनेंटल पोलर है और ये कंडीशन जो है आपके वो मैरीटाइम पोलर की देखने को मिल रही है। अब आप मुझे ये बताएं, जब ये आपका कोल्ड एयर मास आगे की तरफ बढ़ेगा और वार्म एयर मास को क्रॉस कर जाएगा तो फिर क्या कंडीशन होगी? कंडीशन ये होगी, आफ्टर सम टाइम मेरे पास यहाँ जो मास होगा वो मैरीटाइम पोलर होगा और जो आगे की तरफ एयर मास होगा वो क्या होगा? कॉन्टिनेंटल पोलर होगा। मतलब बाद में अब वार्म एयर मास हो गया है और ये कोल्ड एयर मास हो गया है। तो क्या होगा? हुआ ये देखो कि कोल्डर एयर मास ये ज्यादा स्पीड से मूव करता है। कोल्ड एयर मास मूव फास्टर देन दी वार्म एयर मास। रीजन मैं अभी बताऊंगा आपको, बस अभी आप ये एक्सेप्ट करो कि कोल्ड एयर मास मूव्स फास्टर देन दी वार्म एयर मास। कोल्ड एयर मास मूव्स फास्टर देन दैट ऑफ दी वार्म एयर मास। नाउ द क्वेश्चन इज why cold air mass move faster than the warm air mass? But let's say for some time we can assume cold air mass moves faster than the warm air mass. If it will be moving, तो आपको ये तो आइडिया है कि ये एयर मास आपका क्या करेगा? वार्म से टकराएगा और फिर थोड़ी देर में वार्म एयर मास से आगे निकल जाएगा। क्यों? इसको अपलिफ्ट करेगा और वार्म एयर मास से आगे निकल जाएगा। बट अब सवाल ये आता है कि सर, हमने सुना है जो आपकी वार्म एयर जो होती है वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्टिव होते हैं और एक्टिव अगर मॉलिक्यूल होंगे तो वार्म एयर मास फास्ट होना चाहिए कोल्ड एयर मास के कंपैरिजन में। वार्म एयर मास क्या होना चाहिए? फास्टर होना चाहिए कोल्ड एयर मास के कंपैरिजन में। बट यहां तो मैं कुछ उल्टा ही बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि कोल्ड एयर मास फास्टर मूव करता है आपके वार्म एयर मास से। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए बात करते हैं। देखिए,
आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है कि जब भी आपका वार्म एयर पार्शर होता है उसमें मॉलिक्यूल का मूवमेंट फास्ट होता है कोल्ड एयर मास के कंपैरिजन में। और अगर है तो फिर इन नेट कैसे कोल्ड एयर मास फास्टर मूव कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक जो आपका ट्विस्ट आता है वो ये है कि सिर्फ एयर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से ही आपका पूरा एयर मास मूव नहीं करता। इसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आपका एयर मास मूव करता है, और इनमें इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है प्रेशर ग्रेडियंट फैक्टर। प्रेशर ग्रेडियंट फैक्टर, ये क्या होता है प्रेशर ग्रेडियंट फैक्टर? प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन प्रेशर विद डिस्टेंस। चेंज इन प्रेशर विद डिस्टेंस। चेंज इन प्रेशर विद डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है? प्रेशर ग्रेडियंट कहलाता है। और वो प्रेशर ग्रेडियंट ही यहाँ पे क्या करता है, आपका अपनी प्रेशर ग्रेडियंट की पोजीशन की वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट की रेट की वजह से आपका कोल्ड एयर मास फास्टर मूव करता है वार्म एयर मास की वजह से। अब इसका एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। मैंने आपको पोलर वर्टेक्स के बारे में समझाया था। पोलर वर्टेक्स की जब हम बात करते हैं तो पोलर वर्टेक्स क्या होते हैं? एक व्हिर्लिंग मूवमेंट ऑफ एयर अराउंड द पोल आपका पोलर वर्टेक्स कहलाता है। लेकिन पोलर वर्टेक्स जो है आपका वो, या फिर जेट स्ट्रीम्स जो हैं आपके, वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग कब होते हैं? विंटर में या समर में? ऑब्वियसली विंटर में। आपका पोलर वर्टेक्स हो या फिर आपके जेट स्ट्रीम्स हो, ठीक है, वेदर आपके पोलर वर्टेक्स हो या फिर आपके जेट स्ट्रीम्स हो, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग कब होंगे? विंटर टाइम पे ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। विंटर टाइम पे ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। विंटर पे स्ट्रॉन्ग होने का क्या सेंस है? विंटर पे स्ट्रॉन्ग होने का क्या सेंस है? क्योंकि विंटर में जो आपकी प्रेशर बेल्ट्स हैं वो काफी स्टीप होती हैं, प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रॉन्ग होता है, और इसी के चलते आपका क्या है, आपके पोलर वर्टेक्स हो या जेट स्ट्रीम्स हो वो काफी लार्ज स्केल पे मैग्नीट्यूड पोजेस करते हैं। सम टाइम पोलर वर्टेक्स की एम्पलीट्यूड इतनी ज़्यादा हो जाती है विंटर में कि वो आपके जेट स्ट्रीम्स को ब्रेक डाउन करके नॉर्थ अमेरिका वाले पोर्शन में या रशिया वाले में, यूरोप वाले पोर्शन में एंटर करना शुरू कर देते हैं, और आपकी सीवियर विंटर उस टाइम पे देखने को मिलती है। अब यही कंडीशन आप यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोल्डर एयर मास में स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट होने की वजह से मूवमेंट काफ़ी फास्ट होता है। स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट होने की वजह से कोल्ड एयर मास में मूवमेंट काफी फास्ट होता है। अब जब मूवमेंट काफी फास्ट होगा तो ऑटोमेटिकली एक टाइम आएगा कि वार्म एयर मास को छोड़ के कोल्ड एयर मास आगे निकल जाएगा। उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्लूडेड फ्रंट की कंडीशन। उन्हीं कंडीशन में क्या होगा? आपका ऑक्लूडेड फ्रंट फॉर्मेशन जो है वो होगा, राइट। लेकिन ऑक्लूडेड फ्रंट फॉर्मेशन जब होता है तो लगभग आपका वार्म एयर मास कुछ टाइम के लिए अर्थ से बिल्कुल वेनिस्ड आउट हो चुका होता है, क्योंकि आप समझे कोल्ड एयर मास नीचे की तरफ से जाएगा, क्योंकि हैवी है इसलिए कंप्लीट अपलिफ्टमेंट वार्म एयर मास का होता है। हैवी रेनफॉल जो है आपके ऑक्लूडेड फ्रंट से कॉरलेट करती है। हैवी रेनफॉल जो है आपका वो एक कंडीशन होती है कब? जब आपका ऑक्लूडेड फ्रंट फॉर्मेशन होता है, राइट। सो काफी इजी है इस चीज को समझना कि जब आपकी फ्रंट फॉर्मेशन होती है तो ऑक्लूडेड फ्रंट यहाँ पे आपके फॉर्म होते हैं। अब दूसरी बात मेरे पास आती है, जब भी आपकी फ्रंट फॉर्मेशन होती है तो मेरे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके साथ निकल के आता है, वो आता है टेम्परेट साइक्लोन की फॉर्मेशन का। साइक्लोन दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा होता है आपका टेम्परेट साइक्लोन। बट जब मैं फ्रंट्स की बात करता हूं तो मेरे पास क्या फॉर्मेशन होती है? आपके पास फॉर्मेशन होती है टेम्परेट साइक्लोन की। अब सवाल ये आता है कि टेम्परेट साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि टेम्परेट साइक्लोन आपके सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे फॉर्म होते हैं, ठीक है। कैसे होंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे फॉर्म? क्योंकि आपको पता है जो अपर पार्ट है वो एक कोल्डर एयर मास है, जो आपका नीचे वाला पार्ट है वो एक वार्मर एयर मास है। वार्म एयर मास ऊपर की तरफ मूव करेगा, कोल्डर एयर मास नीचे की तरफ मूव करेगा। जब ये इंट्रैक्शन होगी तो कोल्ड एयर मास बीइंग हैवियर वो नीचे की तरफ रह जाएगा, और वार्म एयर मास बीइंग लाइटर वो क्या होगा? अपलिफ्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको वार्म फ्रंट में समझाया था। जैसा कि हमने वार्म फ्रंट में डिस्कस किया था कि जब भी आपका कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो आपका लैटिट्यूड क्या रहने वाला है? ऑब्वियसली आपका लैटिट्यूड जो रहने वाला है वो क्या होगा? 30 से 60, 35 से 60 की तरफ जो लैटिट्यूड होगा वहां पे ये इंट्रैक्शन देखने को मिलेगी। 35 टू 45 की लैटिट्यूड ये यहाँ पे देखने को मिलती है। अब क्या होगा? जैसे ही आपका वार्म एयर मास यहाँ अपलिफ्ट करेगा
तो उसके साथ में क्या कोरोलिसिस फोर्स नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और कोरोलिसिस फोर्स आपका पता है कि स्पीड के साथ और पोलर रीजन की तरफ एक्सटेंड करने पे, पोलर लैटिट्यूड की तरफ जाने पे क्या होता है? इंप्लीकेशन बढ़ता है। आपके कोरोलिसिस फोर्स का स्पीड इंक्रीज होने पे या फिर इक्वेटर से दूर जाने पे इंप्लीकेशन इंक्रीज होते हैं। तो जैसे ही आपके वार्म एयर मास का अपलिफ्टमेंट होगा, इट विल take a circulatory motion, it will gains a circulatory motion. When it gains a circulatory motion, it lead to the formation of temperate cyclone. It lead to the formation of temperate cyclone. But the temperate cyclones are basically originated because of the front boundary interaction, because of the air mass boundary interactions. So once the air mass vanished out, the temperate cyclone will automatically be dissipated. Temperate cyclone will automatically be dissipated once the air mass will be vanished out. That's why we can say the temperate air mass used to be sustained for very short span of time, right? Because there is a definite air mass. Opposite to it, when I will discuss tropical air mass, then I will let you know tropical air mass are self-sustaining energy particle. They are self-sustaining energy particle. They doesn't have the requirement of any kind of air mass interactions. But yes, over here, there is a definite interaction of the air mass. That's why they are only sustained for the short duration of time. Where they used to got formed? So in the area of America, in the area of Europe, in the area of Russia, China, these are the areas where these air mass used to, these basically cyclones, temperate cyclones used to got formed. So important thing is the front formation is accountable for the temperate cyclones to got developed. Okay, so for this session we are only discussing up to this point. Then after that we will be discussing for the further part, that is tropical cyclone, in the next upcoming video. Okay guys, thank you very much, all the very best, and this is very important topic. Revise it from the book as well. Thanks a lot.